समय दुनिया को लग रहा है कि तेल संकट सामने आ रहा है और ऊपरी तौर पर इसकी वजह समझ में आती है क्योंकि ऊर्जा बाजार हर जगह हैं और यूरोप और एशिया की सरकारें आपातकालीन बैठकें करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। और इस सारी अफरा माइनस तफरी की जड़ एक ही जगह है, हॉर्मुज़ जल भूमध्य। ये एक संकरी पट्टी है जो फारस की खाड़ी से खुले समुद्र तक जाने का एकमात्र समुद्री मार्ग है और हर दिन दुनिया का लगभग 20% तेल इसी से होकर गुजरता है, जो इसे ग्रह पर सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट बनाता है। और आम राय बिल्कुल साफ है, अगर यहाँ कुछ गलत हुआ तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन शायद हमें बस यही बताया जा रहा है और शायद ये आधी कहानी है, क्योंकि सच्चाई ये है कि यहाँ बहुत कुछ और चल रहा है। क्योंकि असली कहानी सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या हो रहा है, ये किसके साथ हो रहा है। क्योंकि तेल के झटके पूरी दुनिया को समान रूप से प्रभावित नहीं करते हैं और ऐसा कभी नहीं हुआ है, क्योंकि जहां कुछ अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो जाती हैं वहीं दूसरी ओर चुपचाप दूसरों को फायदा होता है। और यही इस कहानी का असली विषय है। ये किसी संकट की कहानी नहीं है, ये इस स्थिति के बारे में है। क्योंकि अधिकांश लोग अब भी यही सोचते हैं कि ये वैसा ही होगा जब मध्य पूर्व में अस्थिरता के कारण तेल संकट पैदा हुआ था, जिसका असर अंततः अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पैदा हुआ था, जिसका असर और लंबे समय तक ये सच था। क्योंकि 20 साल पहले संयुक्त राज्य अमेरिका विदेशी तेल पर बहुत अधिक निर्भर था। वास्तव में कुल पेट्रोलियम खपत का लगभग 60% आयात से होता था। इसलिए जब वैश्विक आपूर्ति बाधित हुई तो इसका प्रभाव तुरंत पड़ा। कीमतें बढ़ गईं, मुद्रास्फीति बढ़ गई और अर्थव्यवस्था रुक गई। ये एक स्पष्ट रैखिक संबंध था, लेकिन दुनिया का वो संस्करण अब मौजूद नहीं है, क्योंकि पिछले 2 दशकों में कुछ बदल गया है। नई ड्रिलिंग तकनीकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए विशाल भंडार खोल दिए और उत्पादन में उछाल आया। और अचानक संयुक्त राज्य अमेरिका ने न केवल विदेशी तेल पर अपनी निर्भरता कम की, बल्कि पूरी पटकथा बदल दी। क्योंकि अगर आप वर्तमान में तेजी से आगे बढ़ते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। इसका मतलब है कि पुरानी कहानी अब पुरानी हो चुकी है, क्योंकि अब अमेरिका व्यापार में उसी पक्ष में नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि असल में किसकी पोल खुल गई है, और यहीं से असली कहानी सामने आती है। क्योंकि हॉर्मुज़ जल भूमध्य से होकर जाने वाला अधिकांश तेल अमेरिका नहीं जा रहा है, वास्तव में इसका केवल 2 और 12% जा रहा है। मध्य पूर्व का अधिकांश तेल एशिया और खास तौर पर चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जा रहा है। क्योंकि इन 4 देशों में मिलकर जल भूमध्य से होकर जाने वाले सभी तेल का लगभग 70% हिस्सा जाता है। इसलिए जब लोग कहते हैं कि यहाँ व्यवधान वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका देगा, तो वे गलत नहीं है, लेकिन वे एक बहुत महत्वपूर्ण बात को भी भूल जाते हैं। ये एक असममित झटका है और ये सभी को समान रूप से प्रभावित नहीं करता है। क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक व्यवधान ज़्यादातर कीमतों की समस्या बन जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि तेल की वैश्विक कीमतें हैं। इसलिए अगर कहीं भी आपूर्ति कम हो जाती है तो तेल की कीमतें हर जगह बढ़ जाती हैं, जिससे दुख होता है, लेकिन कम से कम इसे संभाला जा सकता है। लेकिन एशिया के लिए अलग है, क्योंकि ये केवल कीमतों की समस्या नहीं है, ये आपूर्ति की समस्या भी बन जाती है। और ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं, क्योंकि ऊंची कीमतें आपको धीमा कर देती हैं, लेकिन ऊर्जा आपूर्ति तक पहुँच खोना तब चीज़ें खराब होने लगती हैं। जहाँ फैक्ट्रियाँ धीमी हो जाती हैं, ऊर्जा की राशनिंग हो जाती है और उत्पादन ठप हो जाते हैं और उत्पादन ठप। ये एक ही घटना है, लेकिन इसके बिल्कुल अलग परिणाम हैं। और यहीं पर कहानी संकट से स्थिति में बदल जाती है, क्योंकि जब आपूर्ति कम होती है और कीमतें बढ़ती हैं तो इससे विजेता और हारने वाले बनते हैं। और अभी संयुक्त राज्य अमेरिका जीत के पक्ष में है, क्योंकि ऊंची कीमतें केवल नुकसान ही नहीं पहुंचाती हैं, ये उत्पादकों, निर्यातकों और ऊर्जा कंपनियों के लिए राजस्व भी उत्पन्न करती हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, जिसका मतलब है कि वैश्विक दर्द पैदा करने वाला वही झटका अमेरिकी अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्सों को भी प्रेरित कर रहा है। लेकिन तेल भी कहानी का आधा हिस्सा है, क्योंकि एक दूसरा स्तर भी है जिसे अधिकांश लोग पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहे हैं, प्राकृतिक गैस। क्योंकि मध्य पूर्व भी दुनिया में तरलीकृत प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है, और तेल की तरह इसका एक बड़ा हिस्सा हॉर्मुज़ जल भूमध्य से होकर बहता है। वास्तव में यह तरलीकृत प्राकृतिक गैस की वैश्विक आपूर्ति का लगभग 20% है। और कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश अपने तरलीकृत प्राकृतिक गैस निर्यात का 90% से अधिक इसी जल भूमध्य से भेजते हैं। इसलिए यदि जल भूमध्य बाधित होता है तो केवल तेल बाजार ही नहीं, गैस बाजार भी प्रभावित होंगे। गैस और एक बार फिर यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका दिखाई देता है, क्योंकि पिछले 1 दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका चुपचाप दुनिया में तरलीकृत प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है, जिसका अर्थ है कि वही गतिशीलता दोहराई जाती है। एक क्षेत्र में आपूर्ति बंद हो जाती है और दूसरा उसे बेचने के लिए आगे आता है, और बाजार पहले से ही इस पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर रहे हैं कि हम ऊर्जा कंपनियों को बढ़ते हुए और निर्यातकों को लाभ होते हुए देख रहे हैं। सबसे तेजी से बढ़ते एलएनजी निर्यातकों में से एक एआई वेंचर ग्लोबल के शेयर में पिछले महीने लगभग 40% की वृद्धि देखी गई है, और अमेरिका में सबसे बड़े एलएनजी निर्यातक चेनर एनर्जी के शेयर में लगभग 15% की वृद्धि हुई है। और कच्चे तेल के मामले में भी हम यही देख रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि कमी से सिर्फ जोखिम ही नहीं, अवसर भी पैदा होते हैं। और अरब वापस तेल पे आते हैं।
क्योंकि अगर हॉर्मुज़ जल मध्य में व्यवधान चुपचाप संयुक्त राज्य अमेरिका को वैश्विक व्यापार में बढ़ते रहा है, तो अब सवाल ये उठता है कि सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा, और इसका जवाब है चीन। लेकिन यहीं पर मामला पेचीदा भी हो जाता है, क्योंकि चीन ने इस जोखिम को आते देखा था और उन्होंने इसके लिए सालों तैयारी की थी। वे सक्रिय रूप से आपूर्तिकर्ताओं विविधता ला रहे हैं, रणनीतिक भंडार बना रहे हैं और रूस और डासी और वेनेजुएला जैसे अन्य देशों से आयात बढ़ा रहे हैं। लेकिन भले ही चीन ने समय देने के लिए सुरक्षा उपायों के साथ खुद को सुरक्षित कर लिया है, फिर भी उन्होंने जोखिम को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया है और वे अभी भी जोखिम में हैं, क्योंकि चीन दुनिया में तेल का सबसे बड़ा आयातक है। वे प्रतिदिन लगभग 15 से 16 मिलियन बैरल की खपत करते हैं और उनमें से लगभग 11 मिलियन बैरल आयात किए जाते हैं, और इसका एक बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आता है, जो सीधे हॉर्मुज़ जलडमरू से होकर बहता है, जिसका अर्थ है कि उन्होंने जो रक्षा उपाय किए हैं वे जोखिम को समाप्त नहीं करते हैं, वे इसे केवल टालते हैं। क्योंकि अल्पावधि में चीन शायद झटके को सह सकता है, मध्यम अवधि में उन्हें अपने भंडार से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर व्यवधान लंबे समय तक रहता है, तो असली समस्या तब शुरू होती है जब ये असुविधा से संरचनात्मक समस्या में बदल जाती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन न केवल ऊर्जा का उपयोग करता है, बल्कि उसी पर चलता है। विनिर्माण से लेकर निर्यात और उनके औद्योगिक उत्पादन तक चीन की अर्थव्यवस्था का मूल ऊर्जा के निरंतर प्रवाह पर निर्भर करता है। और जब ये प्रवाह बाधित होता है तो दबाव बढ़ता है, जो हमें कहानी के उस हिस्से पे ले आता है जिसके बारे में लगभग कोई बात नहीं कर रहा है। और इस पूरे मामले का मुख्य निष्कर्ष, क्योंकि अगर आप एक पल के लिए जूम आउट करते हैं तो इस पूरी स्थिति के बारे में कुछ अजीब लगता है, वह है संघर्ष की बात नहीं, क्योंकि संघर्ष हर समय होते रहते हैं, खासतौर पर मध्य पूर्व में, बल्कि उसके समय की बात। क्योंकि जब हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के आसपास तनाव बढ़ने लगा तो कुछ और भी हो रहा था। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ता एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच रही थी। चाहे वो टैरिफ हो, तकनीकी प्रतिबंध हो या सप्लाई चेन का अलग होना हो, या सालों से दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंध धीरे बिगड़ते जा रहे हैं। और शायद इस संघर्ष में सच्चाई यही है, क्योंकि शायद बातचीत का मकसद सिर्फ समाधान खोजना नहीं है, शायद इसका मकसद लाभ उठाना है। और अगर ये सच है तो लाभ दबाव से आता है, आर्थिक दबाव, बाजार का दबाव और कभी ऊर्जा का दबाव। और जब आप पूरी स्थिति को उस नज़रिए से देखना शुरू करते हैं तो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य एक ऊर्जा कहानी नहीं लगती, और ऐसा लगने लगता है कि ये चीन और अमेरिका के बीच की भू-माइनस राजनीतिक कहानी हो सकती है। क्योंकि अगर एक देश झटके को बर्दाश्त कर सकता है जबकि दूसरा देश उससे होने वाले संरचनात्मक दबाव को महसूस करता है, तो झटका अपने आप में एक सहारा बन जाता है। जिसका मतलब केवल तेल के लिए ही यार्डमरू मध्य केवल तेल के लिए ही एक अवरोध बिंदु नहीं है,